अब आगे कर्म के विषय में बताते हैं। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। अब वो द्रव्य द्रव्यांतर को उत्पन्न करता है, गुण गुण को उत्पन्न करता है, तो कर्म कर्म को उत्पन्न करेगा? ये नहीं होता। तो कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। कर्म के अंदर कारणता कहां से आई? फिर पीछे साधन बताया, गुण कर्म द्रव्य गुण कर्मों में साधन बताया, कारणता कारण तो बताया। तो वो कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो तो फिर कारणता कहां से आएगी? तो नित्यगत पदार्थ में विद्यमान नित्यगत क्रिया वो भी नित्य होती है, तो वो कारण बनता है। और यहां पर अनित्य कार्य को दृष्टि करें, अनित्य कर्म कभी कर्मांतर को उत्पन्न नहीं करता, क्रियांतर को उत्पन्न नहीं करता। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। कोई कर्म कर्म का साध्य नहीं होता, किसी कर्म का साध्य नहीं होता या कर्म से सिद्ध नहीं होता। हाँ, तभी तो कर्म का कारण था। तो नित्यगत कर्म कौन है? प्रयत्न, आत्मा में या भाई ईश्वर में विद्यमान प्रयत्न, उससे बहुत सारी क्रिया उत्पन्न होती है। तो जो पीछे कारण कहा है साधर्म्य, वहां तो घट जाएगा। पर यहां पर अनित्य कर्मों को लेकर करें, अनित्य क्रियाओं को लेकर कह रहे हैं। अनित्य क्रियाएं किसी क्रियांतर को उत्पन्न नहीं करती। अनित्य कर्म अन्य कर्मांतर को उत्पन्न नहीं करते। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। ननु कर्माणि को तो न कर्मांतरम आरभन्ते। कर्म कर्मांतर को उत्पन्न क्यों नहीं? गुण द्रव्य द्रव्यांतर को उत्पन्न करता है, गुण गुणांतर को उत्पन्न करता है, तो कर्म कर्मांतर को उत्पन्न क्यों नहीं करता? शंका उठती। तो इस प्रकार प्रश्न करने पर आचार्य ने बताया कि कर्म कर्म साध्यम न विद्यते यदि। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, इसका विद्यते का क्या अर्थ है? नहीं है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, विद्यते का क्या अर्थ है यहाँ? हाँ, नहीं होता, मतलब वेद सत्ताया है ना। तो उपस्कार कार्य कर रहे हैं, विधिर अयम ज्ञानार्थ न तो सत्ता विधायी। होता है ऐसा अर्थ नहीं है इसका, सत्तार्थक नहीं है, ये ज्ञानार्थक है। कर्म कर्म से नहीं जाना जाता, कर्म का ज्ञान का विषय नहीं बनता। माने एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न होता हुआ ऐसे ज्ञान का विषय नहीं होता। सजातीय आरब्ध द्रव्य गुणयो इव। सजातीय आरब्ध द्रव्य और गुणयो इव कर्म साध्य कर्मणि प्रमाणम नास्ति। कर्म के द्वारा साध्य, कर्म है साध्य जिस कर्म का, ऐसा होने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्षादि कोई प्रमाण नहीं है। इदम अत्र आकूतम, इसका तात्पर्य है कि कर्म यदि कर्म जनयत, एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करें तो कब करेगा वो? एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करता, किस अवस्था में, कब, इसको पर निर्णय करना पड़ेगा, तब तो संभावना है या नहीं निर्णय होगा। कोई भी कर्म कितने क्षण में होता है? इसमें भिन्न भिन्न बातें हैं, पर 5 क्षणों में कर्म होता। पहले बताया, पहले क्षण में कर्म की उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में संयोग का नाश, तृतीय क्षण में विभाग, चतुर्थ क्षण में उत्तरदेश संयोग, 5वें क्षण में नाश। पहले क्षण में तो कर्म उत्पन्न हुआ, अंतिम क्षण में 5वें क्षण में नष्ट हो गया। इन 2 क्षणों में तो किसी अन्य क्रियांतर को उत्पन्न कर नहीं सकता कर्म, बचे बीच में 3। तो दूसरा का क्या है? वो क्या स्थिति, इसलिए मैंने बोला ही कर्म की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद फिर विभाग, विभाग से फिर संयोग नाश। तो विभाग होते ही संयोग नाश हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे तीसरे क्षण में स्वयं वहां दूसरा क्रियांतर कहाँ उत्पन्न करेगा? कर्मांतर कहाँ उत्पन्न करेगा? और चौथा उत्तरदेश का संयोग हो रहा है, उत्तरदेश संयोग विनाश हो गया।
वो उसे एक क्षण में उत्तर संयोग करता है, वो फिर अन्य क्रियांतों का कहाँ उत्पन्न करेगा कर्म। इसका मतलब कर्म कर्म का कारण नहीं बनता। अनित्य कर्मों का ही कह रहे हैं, ये नित्य कर्मों का नहीं, समझ। तो उसी को समझा रहे हैं। यदि कर्म कर्म को उत्पन्न करता है, यदि कर्मा जनयेत, कर्मा यदि कर्म जनयेत स्व उत्पत्त्यंतरम एवं जनयेत, शब्दवत, शब्द शब्द उत्पन्न करता तत्क्षण, शब्द उत्पन्न दूसरे क्षण में शब्द, फिर वो दूसरा क्षण, फिर तीसरे क्षण में दूसरा शब्द, ऐसा परंपरा चलती रहती है, एक शब्द से चलता रहता है। ऐसे ही एक क्रिया तुरंत अगला क्षण में क्रिया, फिर क्रिया का नाश ही नहीं होगा, फिर यह शब्द चलता रहता है, क्रिया का नाश नहीं होगा। जो आदमी चल रहा है वो चलता रहेगा, फिर रुकेगा नहीं, तो क्रिया का नाश नहीं होता। एक क्रिया दूसरी क्रिया को, दूसरी क्रिया तीसरी क्रिया को, तीसरी क्रिया चौथी क्रिया को। यदि कोई प्रश्न करें कि व्यक्ति के चलने रूपी क्रिया में तो वहाँ आत्मा का प्रयत्न है, जब प्रयत्न रुके तब कर्म रुकता है, क्रिया रुकती है। यदि ऐसा कोई आक्षेप करता है तो न्याय केंद्रीकार कहता है तो जो क्रिया हो रही है उसका कारण कर्म कहाँ हुआ, फिर प्रयत्न हुआ, कर्म कहाँ हुआ, फिर उसका कारण तो फिर प्रयत्न ही होगा। तो कर्म कर्म से उत्पन्न नहीं होता। और अन्य पदार्थों में एक बार कोई चीज फेंक दिया, वो ऐसे चलते रहना चाहिए, फिर कभी रुकना नहीं, लगे गिरना कभी गिरना। तो शब्दवत कर्म यदि कर्म जनयेत स्व उत्पत्त्यनंतरम एव जनयेत शब्दवत, तथा च पूर्वकर्मणा एव यावत् संयोगी द्रव्येभ्यः विभागे जनिते द्वितीयं कर्म केन सह विभागम जनयेत। पूर्व कर्म पहला क्षण में कर्म उत्पन्न हुआ, पूर्व कर्म से ही यावत् संयोगी द्रव्येभ्यः विभागे जनिते, दूसरे क्षण विभाग उत्पन्न हुआ, फिर तीसरे क्षण में संयोग नाश हुआ है। पूर्व कर्मणा एव, पूर्व कर्म से, फिर वहां पूर्व कर्म मतलब यहां पर कर्म का उत्पन्न होना, उस कर्म के उत्पन्न होते ही यावत संयोगी द्रव्येभ्यः, संयोगी द्रव्यों से विभागे जनिते, विभाग उत्पन्न हो गया ना, विभाग उत्पन्न होने के बाद जनिते द्वितीय कर्म, फिर दूसरा कर्म कौन सा किसको उत्पन्न करेगा, विभाग हो गया, फिर कोई संयोग है ही नहीं, जब विभाग कहां से करेगा। दूसरी क्रिया को उत्पन्न करने के लिए संयोग का नाशक विभाग उत्पन्न होना चाहिए। एक बार विभाग हो गया, फिर किसी से विभाग करोगे दूसरी क्रिया के लिए, दूसरी क्रिया उत्पन्न करने के लिए दूसरे विभाग करना पड़ेगा। कोई संयोग विभाग संयोग पूरक होता, एक बार संयोग नाश हो गया, फिर वो कर्म दूसरे कर्म उत्पन्न करने के लिए विभाग को करना पड़ेगा। अविभाग करने के लिए संयुक्त है ही नहीं, विभाग कहां से करेगा। आगे क्षणों का विषय आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यावत् संयोग द्रव्येभ्यः विभागे जनिते द्वितीयं कर्म केन सह विभागम जनयेत, किसके साथ विभाग उत्पन्न करेगा, विभाग से संयोग पूर्वकत्वात्, विभाग संयोग पूर्वक ही होता, असंयोग का नाश तो हो गया, फिर जो संयोग है ही नहीं तो विभाग कहां से होगा। इसलिए संयोगांतर से तत्र अधिकरणे अनुत्पन्नत्वात्, क्योंकि संयोगांतर वहां उसी अधिकरण में संभव ही नहीं, संयोगांतर से तत्र अधिकरण, उसी अधिकरण में अनुत्पन्नत्वात्। यहाँ पुनर्विराम लगा दो, विभाग से संयोग पूर्वकत्वात् अल्पविराम लगा दो, विभाग से संयोग पूर्वकत्वात् अल्पविराम, संयोगांतर से तत्र अधिकरण अनुत्पन्नत्वात्। विभाग अजनने तो कर्म लक्षण क्षते, यदि विभाग नहीं हुआ, विभाग हुआ तो फिर दूसरा विभाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि संयोग पूर्वक होता, एक आक्षेप ये किया, और वहां विभाग हुआ ही नहीं कहोगे तो फिर तुम्हारी क्रिया ही नहीं, विभाग नहीं हुआ कहोगे तो तुम्हारे कर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, कर्म की उत्पत्ति होते दूसरे क्षण विभाग हो जाता, तो विभाग नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे कर्मत्व की हानि हो जाएगी, क्रियात्व की हानि हो जाएगी। विभाग अजनने तो कर्म लक्षण क्षते है, कर्म लक्षण क्षति हो जाएगी। न च क्षणांतरे कर्मांतरम जनयिष्यति इति वाच्यम, यहाँ ये नहीं कहना चाहिए कि क्षणांतर में, अगले क्षण में कर्मांतर को उत्पन्न करेगा, क्यों, समर्थस्य क्षेप अयोगात, जो समर्थ है, जो क्रियांतर को माने विभाग हो गया, विभाग होने के बाद उस समय नहीं कर रहा, उस समय कर नहीं पा रहा,
अन्य क्रिया को उत्पन्न करना मतलब और विभाग करना पड़ेगा, और क्रिया को संयोग पूर्वक चाहिए, उस समय नहीं कर रहा पर आगे करेगा, ऐसा कोई उत्तर दें जिसके अंदर अन्य क्रियांतर को उत्पन्न करने का, कर्मांतर को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, वो प्रतीक्षा क्यों करेगा? जैसे शब्दांत को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, क्यों परीक्षा कर बैठेगा? वो तुरंत अगले क्षण में उत्पन्न कर देता है। समर्थ से समर्थ का क्षेप, मान क्षेप मतलब कालक्षेप, अयोगात, समयापन योग नहीं है, समयाप संभव नहीं है वहां पर। क्षेप अयोगात वृत्तिकार ने स्पष्ट कहा, सत्याम ही सामग्र्याम, मान किसी क्रिया को उत्पन्न करने की सामग्री विद्यमान होने पर फल विलंब से अदृष्ट चरत्वात्, फल विलंब संभव ही नहीं, क्रियांतर को उत्पन्न करने का विलंब अदृष्ट है, देखा नहीं जाता, चरट प्रति हो गया। क्षेपायोगात, क्योंकि यहाँ पर विराम हटा दो, क्योंकि उसका हेतु बता रहे, क्षेप अयोगात क्योंकि अपेक्षणीयांतर अभावात, क्योंकि जो अपेक्षणीय है क्रियांतर है वो उसकी अपेक्षणीय, जिसकी अपेक्षा की जा रही है वो उसका है ही नहीं कोई, अपेक्षणीय क्रियांतर से कर्मांतर से अभावात, अभाव होने से मन क्रियांतर की वहां अपेक्षा है ही नहीं। पूर्व संयोग नाश क्षणे, पूर्व संयोग नाश होने के क्षण में भी, पूर्व संयोग नाश क्षणे अपि जनने विभाग जनकत्व अनुपत्ति ही एवं, पूर्व संयोग का नाश के क्षण में भी उत्पन्न होने में, माने क्रियांतर के उत्पन्न होने में विभाग जनकत्व अनुपत्ति, विभाग जनक की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि वहां संयोग है नहीं। उत्तर देश संयोगोत्पत्ति काले, और चौथे क्षण में, चौथा क्षण उत्तर देश संयोग हो गया, पांचवें क्षण में नाश है, तो चौथे क्षण में भी उत्पन्न हो जाए तो क्रियांतर उत्तर देश संयोग, उत्तर संयोग है दिया, उत्तर समझ, उत्तर देश संयोग समझ लेना, उत्तर संयोगोत्पत्ति काले भी जनने तथैव, तो वहां भी वैसे ही एक क्रिया हो रही थी, दूसरे क्रियांतर करने के लिए कोई विभाग संयोग ही नहीं है, संयोग नहीं तो संयोग पूर्वक विभाग कहां से होगा? तथा एवं उत्तर संयोगोत्पत्त्यनंतर कालम कर्मनाश है, फिर कर्मनाशी हो गए तो फिर अन्य क्रियांतर कर्मांतर कहाँ उत्पन्न करेगा? तथा च सुष्ठोक्तम, इसलिए सूत्रकार ने ठीक ही कहा है, कर्म साध्यम न विद्यते, ये कर्म साध्य नहीं है, कर्म कर्म साध्य नहीं है, मन एक कर्म से दूसरा कर्म सिद्ध नहीं होता। अपने विनाश होने से पहले ही फिर ओजन में विकलित रूप कर्म हो जाते हैं। कौन से विनाश से पहले? अग्नि बुझने से पहले फिर ओजन में तो विकलित रूप कर्म हो जाता है। वहाँ बहुत सारी क्रिया हैं, हर क्रिया संयोग पूर्वक से लेकर के उत्तर संयोग नाश तक देखना, जो भी हम क्रिया करते हैं सब इन्हीं 5 क्षण, कोई 10 क्षण मानता है, कोई 9 क्षण मानता है, कोई 5 क्षण, कोई 4 क्षण। अब इन 5 में भी मुख्य रूप से 3 क्षण है, वो चर्चा बाद में करेंगे। तो तुम्हारा प्रश्न समझ नहीं आया? दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो हमने अग्नि को जला दिया, दूसरी अग्नि ने फिर ओजन में विकलित रूप कर्म को, तो अग्नि विकृति को उत्पन्न कर रहा है या क्रिया उत्पन्न कर रही है? क्रिया, क्रिया में उष्णता रहती है, वहाँ ओजन में विक्लेदन रूपी क्रिया को किसने उत्पन्न किया? अग्नि नहीं या क्रिया ने? फिर क्रिया कहाँ? अग्नि मतलब अग्नि जलती रहती है, वो भी तो क्रिया है। यदि क्रिया मानेंगे तो क्रिया में उष्णता माननी पड़ेगी। क्रिया ने विक्लेदन रूप क्रिया उत्पन्न किया है ऐसा कहेंगे तो क्रिया में उष्णता मानना पड़ेगा। अधिक उष्णता गुण अग्नि का, क्रिया का है नहीं। चीज एक ही है पर वहां पर द्रव्य अलग है, उसका गुण अलग है, क्रिया अलग है, सबको मिला करके एक नहीं मानना।
इसलिए तो नव्य भाषा में सटीक शब्द को जानकारी के लिए शब्द प्रयोग करते और अच्छे से कहा। तंतु पट का कारण है ना, तंतु पट का कारण किस रूप में कारण है? किस रूप में कारण? तंतु पट का कारण। तंतु एक पदार्थ है, पदार्थ में आता है कि नहीं आता? तो पदार्थ होने कारण से कारण है। तंतु पट का कारण है पदार्थत्व। ऐसे कहेंगे तो हर पदार्थ मिट्टी से भी पट बनने लगेगा, पानी से भी बनने लगेगा। इसका मतलब पटत तंतु पटत्व पदार्थत्व के कारण से कारण नहीं है वो। तंतु में द्रव्यत्व भी है, उसका और व्याप्य पदार्थ के बाद द्रव्यत्व भी है। तो पट क्या द्रव्यत्व के कारण से कारण है? द्रव्यत्व के कारण से फिर अन्य द्रव्यों से भी होने लगेगा पट का निर्माण। तो पटत्व के कारण से नहीं, द्रव्यत्व के कारण से नहीं, तो पार्थिव होने का पृथ्वी के कारण से कारण है क्या? तो पृथ्वी के कारण से तो फिर अन्य पार्थिव पदार्थ भी हैं, उनसे भी पट होने लगेगा, तो वो भी कारण नहीं है। फिर किस रूप में कारण है वो? तंतु पट का कारण है किस रूप में? तंतुत्व जाति, न कि पदार्थत्व, न द्रव्यत्व, न पृथ्वीत्व। इन जातियों से वो कारण नहीं है। तो उसके अंदर कारणता सिद्ध करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पटत्व जाति युक्त होने का वो कारण है। तो पटत्वावच्छिन्न तंतु, न कि पदार्थत्वावच्छिन्न, न ही द्रव्यत्वावच्छिन्न, न पृथ्वीत्वावच्छिन्न तंतु। उनसे भी अवच्छिन्न है वो, क्योंकि वो भी धर्म उसके अंदर है, उन धर्मों से युक्त है। उन धर्मों से युक्त होने पर भी उस रूप में वो कारण नहीं है। तंतुत्वावच्छिन्न तंतुत्वावच्छिन्न तंतु यही पट में कारण है। अग्नि से भोजन विक्लेदन हो गए ना, तो क्रिया से क्रिया। अग्नि के अंदर क्रिया भी है, अग्नि के अंदर उष्णता भी है और अग्नि के द्रव्य भी है। तो उसके उनमें से कौन विक्लेदन रूप क्रिया उत्पन्न कर रहा है? कोई गुण किसी दूसरे द्रव्य में क्रिया नहीं कर सकता। उष्ण गुण मानोगे, क्रिया मानोगे, क्रिया माने अग्नि के अंदर क्रिया भी है, तो क्रिया कहाँ से? ओदन में विक्लेदन रूप क्रिया उत्पन्न हो रही है मानेंगे तो क्रिया के अंदर उष्णता माननी पड़ेगी, ये कोई नहीं मानेगा। यदि उष्ण गुण मानोगे तो गुण कोई दूसरे द्रव्य में क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता है, फिर द्रव्य को मानना पड़ेगा अंत में। उष्ण गुणवान द्रव्य ही विक्लेदन रूप क्रिया करता है, उत्पन्न कर रहा है। तो द्रव्य क्रिया उत्पन्न कर रहा है, क्रिया कहाँ उत्पन्न कहाँ कर रहा है? तो अग्नि 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 रूप बदलो। बिजली भी अग्नि है, धूप भी अग्नि है, आग भी अग्नि है, हैं? हाँ हो जाता है, हाँ लग जाता है। तो किसमें? तो वहाँ पत्थर कारण है, हाँ उष्ण होता पकता है, तो वो उष्ण गुण उसके अंदर आया तो पक रहा है। वो उष्ण गुण किसका है? फिर भी अग्नि पत्थर के अंदर फिर अग्नि तत्व आया तो भी अग्नि का अग्नि द्रव्य ही है, मानना पड़ेगा ना कि पत्थर। तो कारण पर मूल तक पहुंचना हमारे से मोटर रूप से दिखा देता है, इससे बन रहा है, वो नहीं। वो गुण है किसका? यदि जिससे मानेंगे तो वो गुण उसका है क्या? क्रिया से मानेंगे तो वो उष्ण गुण क्रिया का है क्या? नहीं है। गुण है तो गुण कभी किसी द्रव्य में क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। गुण है तो उष्ण गुण है, कोई गुण किसी में द्रव्य में कभी मूर्त द्रव्य में प्रभावित नहीं कर सकता वो। तो मूर्त द्रव्य में ही प्रभावित कर सकता है। अगला सूत्र, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, तो इससे ये भी समझना कर्म से न सजातीय कर्म न विजातीय कर्म। द्रव्य सदा अपने सजातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करेगा, कर्म न सजातीय न विजातीय उत्पन्न कुछ नहीं करेगा।
गुण सजातीय गुण को उत्पन्न करता, कह दिया, कहीं कहीं विजातीय गुण को भी उत्पन्न करता है, मैंने उदाहरण बता दिया था। गुण सजातीय गुण को उत्पन्न करता है ही, विजातीय गुण को भी उत्पन्न करता कहीं कहीं। जैसे तसरेणु में महत परिमाण, तसरेणु में महत परिमाण आया है संख्या के कारण से, 3 द्व्यणुकों के कारण से, तो द्व्यणुकों का त्रित्व संख्या ने तसरेणु में महत परिमाण को लेके आया। तो एक गुण संख्या का उत्पन्न किया तो अलग बात है, संख्या ने परिमाण को उत्पन्न कर दिया, और संख्या को उत्पन्न नहीं करता कभी। यह विषय समझ लेना, याद रखना। और आगे न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। क्या कुछ प्रश्न है क्या? बहुत ही याद किया क्या? क्यों मूल में बहुत ही है क्या? यहाँ समय वधति है, यहाँ बहुत ही है, मूल में सबसे ज़्यादा वधति ही है। ऐसा क्यों किया? सूत्र में वो मूल छापने वालों ने कर दिया। क्यों? वधति रूप बनता कहीं, वध धातु है क्या कोई? हिंदी वधति कहाँ से बनेगा? और जो हन को वधादेश होता है वो आधात को होता, तो हंति ना हंति बोलना चाहिए, ना वधा बोलना चाहिए। तो वधति रूप कैसे बना? आर्ष प्रयोग है, या उस समय वध धातु भी रहा उनके समय में, हमारे समय वध पानी के समय तक है, वध धातु नहीं है, तो हन को आदेश कर दिया, वध धातु के रूप लुप्त हो गए उस समय तक, तो रूप वो वध धातु पढ़ा ही नहीं उन्होंने। न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। गुणकर्माभ्याम द्रव्यस्य वैधर्म्यम आह। गुण और कर्माभ्याम, गुण कर्मों की अपेक्षा से वैधर्म बता रहे हैं वो, गुण कर्मों की अपेक्षा से द्रव्य में कुछ वैधर्म्य है। द्रव्यम न स्वकार्यम हंति। द्रव्य कभी अपने कारण को या कार्य का वध नहीं करता। गुण अपने कारण को मार देता है, कारण गुण कार्य को भी मार लेता है? और क्रिया भी क्रियांतर को मार देती है। परंतु द्रव्य अपने कारण द्रव्य को, कार्य द्रव्य कारण द्रव्य को, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को कभी विघात नहीं करता। वही करे ना द्रव्यम कार्यम न कारणम द्रव्यम वधति। कार्य द्रव्य कारण द्रव्य का वध नहीं करता। इसको पढ़ो पहले भाष्य को। द्रव्यम न स्वकार्यम हंति न व स्वकारणम हंति। न ही अपने कार्य को कारण मारता, न ही कारण को कार्य मारता। कारण स्वकारणम हंति। कार्य कारण, इसका मतलब क्या है? कार्य कारण भावापन्नयोः द्रव्ययोः। जिन दो द्रव्यों के बीच में कार्य कारण भाव सिद्ध हुआ हो, अनुभूत हो रहा हो, वहां वध्य घातक भाव नास्ति। वहां पर वध्य वादक भाव नहीं हो सकता, वध्य घातक भाव नहीं हो सकता। एक शब्द दूसरे शब्द उत्पन्न कर रहा है, दूसरे शब्द उत्पन्न करके पहले वाले शब्द को नाश कर दिया, तो कार्य गुण कारण गुण को नाश कर दिया। फिर ऐसा ही दूसरे से तीसरा शब्द बना, तीसरे शब्द ने दूसरे को समाप्त कर दिया, और अंतिम शब्द कैसे नष्ट होता? फिर उसको कोई कार्य है ही नहीं। अंतिम जो गुण है वो कैसे नष्ट हो गया? वो वहां सुंदर न्याय लगाते हैं। उससे हमने उपांत्य शब्द ने अंत्य शब्द को मार दिया, और अंत्य शब्द ने उपांत्य शब्द को मार दिया, दोनों एक दूसरे को मार दिए। वहां यथार्थ में यह है कि जितनी शक्ति से हमने बोला, शक्ति जब तक है शब्द की परंपरा चलती रहेगी। अंतिम उपांत्य शब्द में इतनी शक्ति हो बस एक ही शब्द को उत्पन्न कर सके, और अंत्य शब्द में फिर कोई शक्ति ही नहीं रही कि किसी शब्द को उत्पन्न कर सके। इस भाव को सुंदर न्याय लगाते हैं। सुंदर दोनों महाभयंकर बलशाली असुर थे, उनको मारने की शक्ति किसी में है ही नहीं, ना उन दोनों परस्पर है। तो इन दोनों को मारेगा तो दोनों एक दूसरे को ही मार सकते,
तो दोनों युद्ध करके, घोर युद्ध करके एक दूसरे को मार दिया। तो वैसे ही उपांत्य शब्द अंत्य शब्द को मार देता, अंत्य शब्द इसको मार दिया, दोनों एक दूसरे गर्दन काट दिया। तो यहां पर क्या हुआ, उत्पन्न का शब्द से लेकर के उपांत्य तक सारे के सारे शब्द अपने कान का विघात कर दिया, और अंतिम शब्द ने उपांत्य शब्द कारण कार्य को बांध दिया, मार दिया। तो गुण कान को भी मार रहा है, कान को भी मार रहा है, कार्य को भी मार रहा है। और द्रव्य ऐसा नहीं होता। कपाल से घट उत्पन्न हुआ तो घट अपने कपाल को मारता है, कपाल को मारे तो फिर घट कहाँ रहा फिर कपाल को मार दिया, फिर घट का अस्तित्व समाप्त, कार्य का अस्तित्व समाप्त। तो कोई भी कार्य द्रव्य है वो कारण द्रव्य पर आश्रित होकर के उत्पन्न होता, कभी उसका विघात नहीं करता। अना असमय कारण जो संयोग है उसका विघात होता। द्रव्य का विघात होता दो ही कारण है, या तो समय कारण का विघात हुआ हो या असमय कारण का विघात हुआ हो। समय कारण है अवयव, अवयव का विघात हुआ हो, नाश हुआ हो तो कार्य का नाश हो जाएगा। यदि अवयवों का संयोग नाश हुआ हो तो भी नाश हो जाएगा। तो इनमें से कोई किसी का नाश हुआ हो तो कार्य द्रव्य नष्ट होता। तो कार्य द्रव्य कभी अपने कारण द्रव्यों को, चाहे समय कारण हो चाहे असमय कारण हो, इनमें से किसी का भी विघात नहीं करता। और ये कारण भी अपने कार्यों को, कार्य रूपी द्रव्य का विघात नहीं करता। ये तो मिलके रहते न। द्रव्य का द्रव्यम कारणम कारणम च न वदति। आश्रय नाशारंभक संयोग नाशाभ्याम एव द्रव्य नाशादिति भाव, स्वभाव बता दिया। आश्रय माने समवाय, जिसके आश्रय से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता। आश्रय का मतलब समवाय। आश्रय नाश मतलब समवाय कारण का नाश। किसी का द्रव्य का, कार्य द्रव्य का नाश होने का कारण क्या हो सकता है? आश्रय का नाश, समवाय का नाश। आश्रय नाशारंभक और संयोग नाश, संयोग का नाश माने असमय कारण का नाश। इन दोनों से ही द्रव्य नाश होने से कभी भी ऐसा नहीं होता। इन दोनों के बीच में कार्य कारण रूपी द्रव्यों में वध्य घातक भाव नहीं होता। भाव वधति इति सौत्र निर्देश, सभी ने कहा था। यार सब प्रयोग है, वृत्ति में भी है। वधति सौत्र प्रयोग है, भाष्य में नहीं है। उन्होंने सीधा पद प्रयोग कर दिया, वधति। ये सौत्र प्रयोग है। उभय था गुना गुण उभय था, क्या आ रहा? गुण उभय था, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। कार्य कारण को मार देता है, कार्य गुण कारण गुण को मार देता है, कारण गुण कार्य गुण को मार देता है। गुणस्य कार्य कारण वध्यत्वम आह, गुण के कार्य कारण में वध्यवादक घातक भाव हो रहता, उभय था। कार्यवध्याः कारणवध्याश्च इत्यर्थः। कार्यवध्य भी है, कारणवध्य भी है। माने कारण भी वध्य रहता, कारण भी वध्य रहता। कार्य वध्य रहता तो कारण से, कारण गुण से कार्य गुण वध्य। कारण वध्य तात्पर्य क्या है? कार्य गुण कारण को मार देता है। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, आद्य शब्दादीनाम कार्यवध्यत्वम। आदि शब्दादीनाम कार्यवध्यत्वम नहीं, आदि शब्दादीनाम से कारणवध्यत्वम लेना। आद्य शब्द कार्य है ना, कारण है ना, अद्वितीय शब्द, द्वितीय आदि शब्द कारण है, कार्य है। वो कार्य कारण को मार देंगे। और कार्यवध्यत्व कहाँ पर है? चरमस्य नहीं, चरम शब्द कारण को मार देता। ठीक है, यहीं तक ठीक है। फिर आद्यादि नाम कार्यवध्यत्वम, चरमस्य तो कारणवध्यत्वम। चरम शब्द अपने कान को मार देता है।
उपांत्येन शब्देन अंत्य से नाशात, उपांत्य शब्द से अंत्य शब्द का नाश होने से कारण ने कार्य को मार दिया और कार्य ने कारण को मार दिया। वहां पर कार्य कारण को मारता है सब जगह देखा जा रहा, द्वितीय क्षण से लेकर के अंतिम तक। और अंतिम का नाम विघात था, उपांत्य ने कर दिया, मतलब कारण ने कार्य को मार दिया, नाश कर दिया। हाँ, घट पहले श्याम वर्ण था, उसमें पाकज गुण लोहित आया, तो कृष्णत्व का नाश के बाद ही लोहित ने उसको मार दिया। गुण दूसरे गुण को गुण उत्पन्न करता है या विपरीत गुण उत्पन्न हो तो भी, विपरीत विरुद्ध गुण भी अपने विरुद्ध को मार देता है। कोई भी गुण है पट में, हाँ नीलकंतु है, नीला ही बनेगा। परिमाण वहां पर, हाँ 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 बोलो, तुम बोलो ना, वही नीलपन आया है, मारना कहाँ हुआ फिर? ये थोड़ी कि गुण को अवश्य मारता है, मार सकता है, अवश्य मारेगा ये नियम नहीं है। पट में विद्यमान नील गुण हो, तंतु में विद्यमान नील गुण पट में भी आया तो यहाँ घात, यहाँ वधघात भाव है ही नहीं, योगी सहयोगी है। पर गुण अवश्य ही घातक होता है ये अनिवार्य नियम नहीं है, पर हो सकता है। कब? जब विरुद्ध गुण आ रहा हो, तो कच्चा आम पक गया तो पीतत्व आ गया, पीतत्व विरुद्ध गुण ने हरितत्व को मार दिया, क्योंकि विरुद्ध धर्म दोनों विरुद्ध गुण है। मैं क्या बोला था? तो शुक्रिया। वहाँ परिमाण, तंतु का परिमाण वो भी गुण है, तंतु का परिमाण लघु था पर पट का परिमाण महत है, तो महत परिमाण लघु परिमाण को मार दिया, तो इस रूप में मार सकते, देख सकते वहाँ पर शुक्ला जो भी नील रूप है वो वैसे वैसे रहेगा। हाँ तो छोटा है ना महत परिमाण आ गया वो पट में, वो महत परिमाण लघु परिमाण को मार करके आया, समाप्त करने से महत परिमाण आया, मार करके हो या उसके सम्मेलन से हुआ कहो एक ही बात है। अब लघु तो है ही है, वो संयोग से बना है महत परिमाण कहो तो भी लघु तो नहीं है, लघु का अभाव तो है, तो लघु का अभाव मार के ही उत्पन्न हुआ महत्व। फिर इसको खोल दो, फिर महत्व लघु तो परिमाण है, महत परिमाण समाप्त कर दिया, क्योंकि तंतुओं में महत परिमाण नहीं है। आगे कार्य के विषय बताते हैं, द्रव्य बता दिया, गुण बता दिया, कार्य, कार्य विरोधी कर्म, कर्म कार्य विरोधी होता है। मतलब कार्य विरोधी है जिसका, कार्यम विरोधी अस्ति यस्य कर्मणः, ये बहुरी समास है, तत्पुरुष भी ले सकते हैं, तत्पुरुष भी लिया एक लोगों ने। तो कार्य विरोधी, कार्य है विरोधी माने कार्यांतर, विरोधी है एक कार्य का, माने एक कार्य से दूसरे कार्य उत्पन्न नहीं होता है क्यों वो विरोध है। अब वही बताते हैं उपस्कार वालों, गुणानाम कार्य कारण, गुणों में कार्य कारण उभय विरोधित्व मुक्तम, कार्य कारण दोनों में विरोधीपन है। गुणानाम कार्य कारणयो हो उभय विरोधित्व उक्त्वा कर्मणः कार्य विरोधित्व, यहाँ कार्य विरोधी है, केवल कारण विरोधी नहीं है। कर्मणः कार्य विरोधित्व आह कार्यति, कार्यम विरोधी यस्य इति बहुरीहि, यस्य माने यस्य कर्मणः, कार्य विरोधी है कर्म का। स्वाजन्य उत्तर संयोग नाशत्वात् कर्मणः, पूर्णविराम। स्वा बोलते कार्य, कार्य से जन्य
उत्तर संयोग माने उत्तर देश संयोग नाशत्वात् कर्मणः स्वाजन्योत्तर संयोग नाशत्वात् कर्मणः। स्व मतलब कर्म कार्य 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 सामर्थ्य से ये सबके लिए ले रहे हैं। कोई भी क्रिया 5 क्षण बताया ना, सभी क्षणों में विद्यमान को कार्य बोल रहे हैं। एक एक क्षण में रहने वाला कर्म इस रूप में ले लो। तो कार्य स्वाजन्य उत्तर मान कार्य से उत्पन्न जो उत्तर देश संयोग कौन सा क्षण में हुआ? चौथे क्षण में। चौथे क्षण में होने वाला उत्तर देश संयोग ने क्या कर दिया? उत्तर संयोग होते ही क्रिया समाप्त, कार्य समाप्त। उत्तर देश संयोग रूपी कर्म होते ही कार्य समाप्त हो गया ना। तो वो क्या है? कार्य का विरोधी हो गया ना, कर्म का विरोधी हो गया ना। उत्तर देश संयोग रूपी कर्म कार्य को नाग विघात कर दिया, तो वो कर्म विरोधी हो गया। तो स्वाजन्य उत्तर देश संयोग नाशत्वात् कर्मणः विरोधी, कर्म का विरोधी है। समझिए, द्रव्याणाम कार्य कारण अविरोधित्व नियतम एव। अब तीनों सूत्रों को लेकर बता रहे हैं। 12वें सूत्र में, 13वें सूत्र में, 14वें सूत्र में बाध्यघातक भाव बताया। द्रव्यों में, गुणों में, कर्म में। द्रव्य में तो नियत नियम क्या है? द्रव्याणाम कार्य कारण अविरोधित्व। कार्य कारण में कोई विरोध नहीं है, कार्य कारण का विरोधी नहीं है, कारण कार्य का विरोधी नहीं है। तो इसलिए वहां पर अविरोधित्व नियत है द्रव्य में। गुण कर्म वस्तु पर गुण कर्म में कोई नियम नहीं है। गुण कर्म में विरोधीपन रह भी सकता, नहीं भी रह सकता है? गुण कर्म वस्तु अनियम, क्योंकि यार फिर हम लोग डैश लगा देना। आश्रय नाश, क्योंकि कुछ भी समाप्त हो जाए वह आश्रय के नाश से, समवाय के नाश से समाप्त होगा। कोई भी गुण हो, कोई भी क्रिया हो। द्रव्य का नाश समय कारण से होता है, असमय कारण के नाश से होता है। गुण का नाश भी समय कारण के नाश से, असमय कारण के नाश से ही होता है। घट का रूप का नाश समय कारण रूपी कपाल के नाश से ही होगा। कपाल के संयोग के नाश से घट का रूप समाप्त हो जाएगा। तो रूप और क्रिया में वैसे ही क्रिया का नाश भी समय का नाश, समय का नाश से क्रिया का भी नाश हो जाता है। सब विरोधी हैं ये। तो आश्रय नाश, असमय कारण नाश और निमित्त नाश, निमित्त कारण के नाश से भी माने दंड घट को बनाते बनाते चक्र आदि समाप्त हो गए। निमित्त कारण जो है, ये कुमारी मर गया तो घट समाप्त, घट का रूप समाप्त। तो निमित्त नाश विरोधी, निमित्त नाश के विरोधी गुणानाम नाशकत्वस्य, गुणों का नाशकत्व हम आगे बताएंगे विशेष रूप से। तो यहाँ कोई नियत नहीं है कि गुण में और क्रियाओं में विरोधीपन, नियत नहीं है। ये विशेष चर्चा आगे आएगी। उसने क्रिया को समाप्त कर दिया, क्रिया का नाश हो गया 5वें क्षण में, इसलिए विरोधी है वो। उत्तर देश संयोग ने क्रिया का समाप्त कर दिया। पहले से क्रिया आ रही थी, जिस लक्ष्य उत्तर देश संयोग हो गया तो क्रिया समाप्त। तो जो क्रिया पहले से चलती आ रही तो उसका विरोधी कौन हुआ? उत्तर देश संयोग हो गया। भाष्यकार ने तत्पुरुष समास ले लिया। कार्यस्य विरोधी, कार्यम व विरोधी दोनों ले लिया। कार्यस्य विरोधी कर्म, तो भी अर्थ वही बनता। कर्म जो है कार्य का विरोधी है, कर्म कार्य का विरोधी है, पर कार्य विरोधी है, कार्य विरोधी वाला कर्म, ऐसा अर्थ आता बहुरी समास में। भाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, समास ही भेद है। अलम आगे द्रव्य के लक्षण बताएंगे। अभी तक तो द्रव्य गुण कर्म का उद्देश्य बता करके साधारण बता दिए तीनों में। अब द्रव्य आदि का लक्षण बताएंगे।